राजा विश्वजीत और कुरीति के बीच उत्पन्न हो रहे हैं और इसी के साथ हो रहे हैं बहुत से रहस्यों पर से पर्दे फाश। कोई सत्य जानकर खुश है तो कोई सत्य को छुपाए रखने की कोशिश में लगा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि यदि महाराज विश्वजीत को पता चला कि हमने कुरीति का मुंह खुलवाने के लिए क्या क्या किया तो पता नहीं वो हमें माफ करेंगे अथवा नहीं। क्यों नहीं करेंगे रूपरेखा? आखिर ये तुम्हारा त्याग और समर्पण है। उनके लिए वो अवश्य ही तुम्हें माफ भी करेंगे और तुम्हारी स्थिति को भी समझेंगे। लेकिन क्या फायदा इस स्थिति को समझने और माफ करने का जब वो तुम्हें अपना ही नहीं सकते। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। अभी ये वक्त नहीं है ये सब सोचने विचार करने का। एक बार महाराज को ये युद्ध जीत लेने दो, तब आराम से तुम सब कुछ बताओगी तो अवश्य ही वो सब कुछ समझ जाएंगे और तुम्हारे इस त्याग के बारे में सुनने के बाद जरूर वो तुम्हें अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही सही है। अभी जो भी चल रहा है हमें चलने देना चाहिए। सही समय आने पर हम खुद उन्हें सब कुछ बता देंगे। महारानी रूपरेखा अपने ही मन में खुद से बातें करी जा रही थी। उन्हें डर था कि कुरीति और उनके बीच का सत्य जानकर विश्वजीत पता नहीं उनके बारे में क्या क्या सोचेंगे। इधर रूपरेखा अपने में ही परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अलग ही चल रहा था, जिसे फिलहाल इस युद्ध की और राज्य की चिंता ही नहीं थी, बल्कि वो तो बस परेशान थे अपनी ही परेशानियों में। अच्छा, तो अब हम दोनों जल्दी से इसे खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई इधर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है। अच्छा, तो चलो इसे चबाकर खा जाते हैं। तू एकदम से बेवकूफ है भूरा। अब क्या कर दिया मैंने? अरे, एक तो इतने दिनों बाद इंसानी गोश्त खाने को मिला है और तू इसे ऐसे ही कच्चा खाएगा क्या? पर सुना, हम सब तो हमेशा इंसानी गोश्त कच्चा ही खाते थे। वो बात पुरानी हो गई। अब इसको चटपटा बनाकर खाएंगे। इसमें मसाले डालकर इसे भूनेंगे। मैं लकड़ियां इकट्ठा करता हूं। भूरा, तू जाके मसाले लिया। फिर मजे से हम लोग इंसान को पका के मजे लेंगे। हाँ सुना, कितना मजा आएगा ना। महारानी मधु के कारण कितने दिनों से हम इंसान नहीं खा पाए थे। बात तो तेरी सही है भूरा। अब जा जल्दी कर वरना कोई आ जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं यूं हिरन की तरह गया और नील गाय की तरह आया। अरे क्या कह रहा है? मेरा मतलब है कि बस यूं गया और यूं आया। अच्छा, ठीक है, तू जल्दी जाके आ। ठीक है, मैं घर से जाके मसाले लेकर आता हूं। अबे पागल हो गया है क्या भूरा? अब क्या हो गया? अरे यदि तू घर जाएगा तो वहां से मसाले लेकर आएगा तो तेरी पत्नी या कबीले वालों को शक नहीं होगा क्या कि तू मसाले लेकर कहां जा रहा है? अरे हाँ मित्र, बात तुमने सही कही। स्त्रियां वैसे भी बहुत शक्की होती है, हर बात पर शक करती है। उसे पता चल गया तो इतने सवाल करेगी कि मुझे खुद कहना पड़ेगा कि छोड़ जाने दे गोश्त, तू दाल ही खिला दे आज। ऐसा कहते हुए वो उदास हो जाता है। भूरा, एक काम कर, तू जाके लकड़ियां इकट्ठा कर, मैं मसाले लेकर आता हूं। ऐसा कह के भूरा लकड़ियां लाने दाएं रास्ते में जाने लगता है और मसाला लाने सूना बाएं ओर दौड़ता है। और सोमेश्वर उनकी बातें सुनकर हैरान था। अब मैं क्या करूंगा? ये आदमखोर तो मेरे प्राण ले ही लेंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। वाह रे मधु, तेरे भाई का ये स्वागत है तेरे राज्य में। इधर भूरा लकड़ियां चुनने लगता है और मन ही मन विचार करने लगता है। वाह, कितना मजा आएगा इन सूखी लकड़ियों की आंच पर पकाया हुआ इंसानी गोश्त, वो भी मसालेदार। मैं तो उंगलियां चाट चाट कर खाऊंगा। उधर सूना एक खेत में जाता है जहां मसाले के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। इन मसालों से तो उस इंसान को पकाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मसालेदार मनुष्य की बात ही कुछ और होगी। मन में विचार करते हुए सूना खेत के बीच में जाके अलग अलग तरह के मसाले और सब्जी तोड़ने लगता है
तभी उसे वहां एक अन्य कबीले वाला देख लेता है कि तभी किसी की आवाज आती है, कौन है, कौन है वहां? वो आवाज सुनकर सूना थोड़ा डर जाता है और अचानक से वहां से भागना शुरू कर देता है। अरे ये तो सूना है, लेकिन ये अचानक से मुझे देख के भाग क्यों रहा है? उत्सुकतावश शीबा नाम का वो कबीले वाला उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो वहां पहुंच जाता है जहां सूना और भूरा ने सोमेश्वर को रखा हुआ था। मुझे देखना पड़ेगा आखिर ये दोनों मिलकर यहाँ जंगल के बीचों बीच कर क्या रहे हैं। तभी शीबा की नजर सोमेश्वर पर पड़ती है। सोमेश्वर बुरी तरह से जाल में फंसा हुआ और बंधा हुआ पड़ा था और लगातार खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो ये कारण है ये दोनों के दोनों जंगल में मंगल करने के चक्कर में है। मुझे अभी सरदार चीमा को इसकी खबर देनी पड़ेगी, तब पता चलेगा इन दोनों को जंगल में मंगल करने का नतीजा। शीबा सरदार चीमा को सारी बात बताने महल की ओर भागता है और इधर भूरा अपने सपनों में खोया हुआ था। कितना मजा आएगा ना, आज कितने दिनों के बाद नरम नरम मनुष्य खाने को मिलेगा। जो भी हो, इंसान की बात ही अलग होती है। आज उसकी टांग मैं ही खाऊंगा, उसके बाद उसकी हड्डियों को चबा चबा कर खाऊंगा। हे मुआन सोकी दू आबरा। इधर तेजी से भागता हुआ शीबा सरदार चीमा के पास पहुंच जाता है। सरदार, सरदार। हाँ बोलो शीबा, इतनी जल्दी में क्यों हो? सरदार वो सूना ना। क्या किया सूना ने? ऐसा कहते हुए शीबा ने सारी बात सरदार चीमा को बता दी, जिसे सुनकर चीमा बेहद गुस्से में आ जाता है। चलो मेरे साथ। इधर सोमेश्वर जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। जाल बहुत मजबूत होने के कारण वो जाल तो तोड़ नहीं पाता है, लेकिन उसके बार बार हिलने डुलने से वो जाल समेत नीचे गिर जाता है। ये जाल है कि फंदा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि मुझे जाल के साथ ही भागना पड़ेगा, लेकिन ये जाल बहुत तंग है, मुझे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। सोमेश्वर रेंगते हुए धीरे धीरे खिसकने लगता है और उधर भूरा अपने ख्यालों में डूबा हुआ मजे से लकड़ियां लेकर वहां पहुंचता है। तभी सूना भी तेजी से दौड़ता हुआ वहां आता है। मसाले ले आया सूना? मसाले छोड़ यहाँ जान बच गई, वरना अभी लेने के देने पड़ जाते और हो जाती हमारी इंसानी दावत। क्या मतलब? क्या हुआ सूना, सही सही बता। अरे मैं बाल बाल बचा, नहीं तो शीबा ने मुझे यहाँ मसाले लाते हुए बस देख ही लिया था। फिर तूने क्या किया? मैंने उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर ही चुपचाप छुपते छुपाते खरगोश की तरह यहाँ आ गया। चल कोई बात नहीं, हमें नहीं खाना मसालेदार, हम रूखा रूखा ही खा लेंगे इसे, बस किसी को पता न चले, वरना तुझे पता है ना सरदार चीमा और महारानी मधु हमें नहीं छोड़ेगी। तू चिंता क्यों करता है भूरा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल अब जल्दी से चूल्हा तैयार कर, इसे भून कर ही खा लेंगे। हाँ करता हूं। अरे भूरा सुन, मैं क्या कहता हूं। हाँ बोल। देख मैं तेरा सबसे अच्छा मित्र हूं, इसलिए इसकी टंगड़ी मैं खाऊंगा। नहीं, ये मेरा शिकार है, इसलिए टंगड़ी तो मैं ही खाऊंगा। नहीं, शिकार भले ही तेरा हो, पकड़ा तो मैंने है, इसलिए टांग मैं ही खाऊंगा। सुना, कितना मजा आएगा ना। नहीं, टांग मैं खाऊंगा। नहीं, मैं खाऊंगा। मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए मैं खाऊंगा। पर ये जाल तो मेरा है, इसलिए इस पर पहला हक मेरा है। इधर ये दोनों लड़ रहे थे तो उधर सोमेश्वर इनकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था। इससे पहले कि इनकी लड़ाई खत्म हो, मुझे खुद को छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन इंसानी गोश्त खाने का सुझाव तो मैंने दिया था, उससे क्या होता है? टांग तो मैं ही खाऊंगा, मैं तेरे से बड़ा भी हूं। इधर दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज पीछे से आती है। अरे मित्र, इसकी तो दो टांगे हैं, एक तुम खा लेना और एक तुम। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुमने तो हमारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। ऐसा कहते हुए भूरा पीछे पलट कर देखता है और वो ये देख के चौंक जाता है कि वहां सोमेश्वर जाल में से निकलकर उनके सामने था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल कर कुछ कर पाते, सोमेश्वर उन्हीं के जाल में उन्हें फंसा देता है
और वहां पड़े डंडों से उन दोनों को मारना शुरू कर देता है। और वो दोनों खुद को छुड़ाने के लिए दहाड़े मार मार कर चीख रहे थे, माफ कर दो, हमें छोड़ दो, आगे से हम कभी इंसान को नहीं खाएंगे। लेकिन सोमेश्वर को उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो लगातार उनको मारता रहता है। यही जब मैं चीख रहा था तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब तुम दोनों को मैं बताता हूं, अब मैं पकाता हूं तुम दोनों को धीमी आंच पर। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ये हमारे कबीले के लोग हैं, छोड़ दो इन्हें। आवाज सुन सोमेश्वर पीछे पलट कर देखता है। मैं इन्हें छोड़ दूं जो कुछ देर पहले मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे? क्षमा करिएगा, मेरे लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, इन्हें माफ कर दे। हम इन्हें सुधार रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनका आदमखोर शरीर बेकाबू हो जाता है। अरे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इन्हें यूं ही सबक सिखा रहा था। मैं स्थिति से भली भांति परिचित हूं। सोमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद चीमा हैरान हो जाता है। आप कौन है महाशय, और आपका यूं इस तरह से सुंदरवन आने का प्रयोजन मैं जान सकता हूं? क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या होगा जब सरदार चीमा को सोमेश्वर के बारे में पता चलेगा? क्या महारानी रूपरेखा जो कुछ भी विचार कर रही है वो सही है? क्या वास्तव में विश्वजीत उन्हें माफ करेंगे? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत। Sometimes you need guidance from the right people. Find industry experts who can help you transform your career. That's me pointing you in the right direction. जीत का अगला एपिसोड। एक तरफ अब विश्वजीत युद्ध स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से सोमेश्वर की मुलाकात सरदार चीमा से हो गई। सोमेश्वर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनने के बाद चीमा को अपने लोगों का उनके साथ किए व्यवहार पर और भी ज्यादा अफसोस होता है, जिसके लिए चीमा सोमेश्वर से एक बार फिर क्षमा मांगते हैं और उन्हें अपने साथ महल ले जाते हैं। सोमेश्वर को अपने सामने देख एक पल के लिए मधु थम सी जाती है। भाई आप? हाँ मधु, मैं तेरा भाई सोमेश्वर। आप जीवित हो और देख सकते हो? बेहद खुशी के साथ मधु सोमेश्वर को गले से लगा लेती है। दोनों भाई बहन की आंखें एक दूसरे को देखकर भर आती है। आप अचानक यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख पा रही हूँ। मैंने आपको कितना याद किया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप जीवित हैं, अन्यथा मैं आपको वहां अकेले छोड़कर नहीं जाती। वो अचानक से इतने सारे तीर और मैंने आपको अपनी आंखों से। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे वहां रुकना चाहिए था, आपके लिए वहां रुकना चाहिए था। मधु बिना रुके बस बोले जा रही थी और उसके आंसू बेटोक बहते जा रहे थे। उसे सोमेश्वर को देख के ये एहसास हो रहा था कि अपने भाई को वहां अकेला छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सोमेश्वर मधु को वापस से गले लगा लेता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप होने को कहता है। कुछ देर दोनों भाई बहन यूं ही गले लगकर रोते रहते हैं और फिर मधु सोमेश्वर को लेकर अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे दूर महिंद्राओं में कुरीति का सेना नायक बेहद डरते हुए युद्ध का निष्कर्ष लेकर कुरीति के सामने प्रस्तुत होता है। प्रणाम महाराज कुरीति। प्रणाम सेना नायक। महाराज कुरीति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन तुम यहाँ? और सेनापति भुजंग कहाँ है? क्या उसको इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो निष्कर्ष लेकर स्वयं प्रस्तुत हो सके? क्षमा करें महाराज, परंतु सेनापति भुजंग युद्ध में शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। क्या? सेना नायक की बात सुनते ही अनीति चौंक कर अपने स्थान से खड़ा हो जाता है।
ये तुम क्या कह रहे हो सेना नायक? ये कैसे हो सकता है? जी हाँ महाराज, क्षमा करें, किंतु ये सत्य है और ऐसा हुआ है, जिसका मुख्य कारण ये था कि हमारी सेना पर अचानक से हमला हुआ, जिसके लिए हम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। हम बस महिंद्राव राज्य से निकलकर वन में पहुंचे ही थे कि अचानक से शत्रु की सेना ने हम पर हमला कर दिया, मानो वो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। शत्रु की सेना पूरी तरह से योजनाबद्ध थी, जिस कारण हमारी 2 लाख की सेना के सामने शत्रु की लगभग आधी सेना भी भारी पड़ रही थी। अचानक से हुए हमले की वजह से हमारी सेना बौखला गई और यहां वहां खुद की जान बचाने की कोशिश में लग गई। अनिति बड़े ही ध्यान से सेना नायक की हर बात सुन रहा था। महाराज, कुछ समय बाद सेनापति जी ने जैसे तैसे सेना को लड़ने के लिए तैयार किया और हम सब बड़ी ही वीरता और ताकत के साथ शत्रु से लड़े, लेकिन शत्रु का हमला कुछ इतना अचानक और व्यवस्थित था कि हम काफी कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। और इतना ही नहीं, अंत में सेनापति भुजंग भी महारानी रूपरेखा को परलोक पहुंचाने के इरादे से अपनी जान पर खेल गए। लेकिन खामोश! अचानक से पीछे से आई एक जोरदार आवाज ने सेना नायक को हिला के रख दिया। खबरदार, जो किसी ने महारानी रूपरेखा को हाथ भी लगाया, अरे छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो हमें, छोड़ो मुझे, हमने कहा ना छोड़ो, ये हमारा आदेश है। ऐ सेना नायक, खबरदार, महारानी रूपरेखा को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मार डालूंगा उस सेनापति को, मार डालूंगा यदि उसने महारानी को छोटी सी भी चोट पहुंचाई। अकस्मात ही कुरीति महारानी रूपरेखा को मार देने की बात अपने कानों में पड़ते ही वहां आ जाता है और बौखलाकर सेना नायक पर बरस पड़ता है। कुरीति मेरे भाई, हमारे विचार में तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, हम यहाँ बात संभाल रहे हैं ना। नहीं, तुम बात संभाल नहीं रहे हो अनिति, याद रखना, मेरी रूपरेखा को कुछ भी हुआ तो मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए उसे सजा देने का हक भी सिर्फ मेरा है। याद रखना तुम, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, समझे ना? कोई नहीं होगा। हाँ, ठीक है मेरे भ्राता, अभी तुम अंदर जाओ। ऐ सैनिक, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें बोला था ना कि महाराज का पूरा ख्याल रखना। क्षमा करें महाराजा नीति, हम महाराज को रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ठीक है, लेके जाओ, अभी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ महाराज को यहां से। चलिए महाराज, चलिए। हम चलते हैं, लेकिन याद रखना मेरी रूपरेखा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा महाराज, बस आप हमारे साथ चलिए, चलिए महाराज। वो सैनिक कुरीति को वापस दूसरे कक्ष में ले जाता है। कुरीति की हालत इस समय बेहद नाजुक सी प्रतीत हो रही थी, जैसे वो महारानी रूपरेखा के प्यार में दीवाना हो गया हो। सत्य कहा था महारानी रूपरेखा ने, उनका रूप किसी विष या मदिरा से कम नहीं है, जो एक बार किसी के सर चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। और अब जिसका असर कुरीति पर साफ देखा जा सकता था, मानो कुरीति अपनी सुध बुध ही खो गया हो। अनिति को भी सेना नायक की बात सुनकर चिंता बैठ गई थी। ठीक है सेना नायक, जाओ और अभी के अभी यहां हमें हमारे 120 सेना नायक हमारे पास, हमारे समक्ष चाहिए। सभी को सूचित किया जाए कि हम इस समय उनमें से एक प्रधान सेनापति और 10 उप सेनापति चुनने जा रहे हैं, और साथ ही अगले युद्ध की विषय में भी हमें सबसे बात करनी है। तो जितनी जल्दी हो सके सभी यहां प्रस्तुत हो। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाकर सभी को सूचित कर देता हूं। अनिति से आज्ञा लेकर और मन ही मन खुश होता हुआ वो सेना नायक तेजी से वहां से चला जाता है।
उसे खुद की जान बचने और दूसरा नया सेनापति बनने की उम्मीद ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजा विश्वजीत। सेनापति भल्लाल राजा विश्वजीत को दिन के तीसरे पहर ढलते सूरज और अंधेरे में जंगल के बेहद घने इलाके में ले जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ये आप हमें कहां लेकर आए सेनापति भल्लाल? गज कहां है? और ये तो जंगल का बेहद डरावना और घना इलाका है। हमें याद है पिताजी हमें अक्सर जंगल के इस ओर आने से मना करते थे। जी हां महाराज, आपने सही कहा। इसी कारण ही ये स्थान गजों को छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित था हमारे लिए। वो सब तो ठीक है सेनापति जी, परंतु गज कहां है? यहां तो सिवाय सन्नाटे और झिंगुरों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विश्वजीत की बात सुनने के बाद सेनापति धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो आपके सामने ही है महाराज। सेनापति इतना कहते ही एक अजीब सी सीटी बजाते हैं और उसके बाद ठीक सामने से एक एक करके गजों पे बैठे सैनिक अपनी अपनी मशालें जलाना शुरू करते हैं और मशालों के जलते ही वहां हजारों की तादाद में गज उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अचानक से अपने सामने इतने सारे गजों को इतनी शांत अवस्था में खड़ा देख विश्वजीत चकित हो जाते हैं और उसी के साथ खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। उत्तम, अति उत्तम सेनापति, ये तो उम्मीद से भी बेहतर है। धन्यवाद महाराज, ये तो बस आपकी कृपा है, मैं तो बस एक साधन मात्र हूं। नहीं सेनापति भल्लाल, यदि आप नहीं होते तो यहां तक पहुंचना और हमारे लिए ऐसी कठिन घड़ी में ये सब कुछ कर पाना बेहद मुश्किल था। सेनापति भल्लाल समझ गए थे कि विश्वजीत का इशारा किस तरफ है। महाराज, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं इस समय आपके हालात को, लेकिन जिनकी मंजिल बड़ी होती है उनके रास्ते उतने ही कठिन होते हैं। राजकुमारी जी का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उससे आगे हम सभी विवश हैं। भाग्य? इसी ने तो हमारी हर प्यारी चीज हमसे छीन ली है और ये कमबख्त विवशता जिसने समय का ऐसा चक्रव्यूह रचाया है हमारे सामने कि हम हमारे अपनों के जाने का शोक भी नहीं मना सकते। महाराज खुद को संभालिए। महाराज, आपको मजबूत बने रहना है अपने लक्ष्य को पाने तक। ऐसा कहते हुए सेनापति भल्लाल विश्वजीत की पीठ पर बड़ी ही विनम्रता के साथ अपना हाथ रखते हैं। हम जानते हैं, छोड़िए सेनापति, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, वो तो बस कभी कभी यूं ही। खैर, ये सब जाने दीजिए और हमें ये बताइए कि ये कितने हैं और क्या सभी गज लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्षमा करें महाराज, परंतु हमें इन्हें तैयार करने का मौका ही नहीं मिला है। ये लगभग 50,000 गज है। ओह, 50,000? ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने कम भी नहीं है। तो सेनापति, हमें इन्हें तैयार करने में कितना समय लगेगा? महाराज, यदि हम एक गज पर 2 लोगों को लगाते हैं तो हमारे अंदाजे से इन्हें तैयार करने के लिए हमें 1 दिन और 3 पहर तक का समय लग सकता है। इतना ही नहीं महाराज, हमारे साथ एक समस्या और है। वो क्या सेनापति? हमारे हथियार। जैसा कि हमने योजना बनाई थी, इन गजों की ऊंचाई के हिसाब से हमारे भाले बहुत छोटे हैं। हमें कम से कम 8 से 10 गज की लंबाई वाले बेहद मजबूत भाले चाहिए होंगे, अन्यथा इन गजों के होने का कोई लाभ नहीं होगा। ओह, ये तो बेहद गंभीर समस्या की बात है सेनापति। ऐसे तो हमारे पास गजों के होते हुए भी हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कुरीति का अब अगला हमला उसकी पूरी ताकत के साथ होगा और गजों की अनुपस्थिति में उन्हें रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। और इस समय तो हमारे पास सैन्य बल के नाम पर गोदावरी और कुछ हजार हमारे साथ लाए घुड़सवारों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अर्थात उसकी 10 लाख की सेना के आगे हमारे बस 1 से 1.5 लाख सैनिक। सेनापति भल्लाल की बात सुनने के बाद विश्वजीत के चेहरे पर चिंता छा जाती है। महाराज, बेहतर यही होगा कि हम इस विषय में अपने शिविर में जाकर सोच विचार करें।
क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या हल निकालेंगे विश्वजीत इस समस्या का? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरीति एक बार फिर विश्वजीत को हराकर गोदावरी पर भी अपना कब्जा जमा लेगा? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। चलिए सुनते हैं कहानी। सुहाना, मेरी बात मान और इस बच्चे को गिरा दे। तेरी उम्र ही क्या है, कैसे संभालेगी बिना बाप के बच्चे को? काकी, आप एक औरत होकर ऐसा कैसे बोल सकती हो? आप तो मुझे समझो। 21 साल की सुहाना को उसका बॉयफ्रेंड प्रेग्नेंट कर छोड़ गया था। सुहाना एकदम अकेली पड़ गई थी, पर फिर उसको सहारा दिया उसके गांव की काकी ने, जो सुहाना को अपनी बेटी मानती थी। पर सुहाना की प्रेगनेंसी को लेकर काकी को अजीब लग रहा था। मैंने इतनी गर्भवती औरतें देखी हैं, पर किसी की हालत सुहाना जैसी नहीं थी। पहले ही महीने में इतना भारी पेट किसी का नहीं आया। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे सुहाना की प्रेगनेंसी काकी को और बेचैन कर रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे काकी का डर हकीकत में बदल गया। काकी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बर्दाश्त के बाहर है। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। बिना सोचे काकी ने सुहाना को कुछ ऐसा दिया जिससे उनका शक सच में बदल गया। काकी, ये आपने कौन सी दवाई दी थी मुझे? मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया और अब बहुत अच्छा लग रहा है। सुहाना को ठीक देखकर काकी जोर जोर से रोने लगी और उसने सुहाना को गांव से दूर जाने को कहा। सुहाना, तुम जल्दी से जल्दी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। अगर इसका जन्म यहाँ हुआ तो कयामत आ जाएगी। क्यों काकी, क्या हुआ है मुझे? और क्यों मैं अपने बच्चे को यहाँ पैदा नहीं कर सकती? तुम बस यहाँ से चली जाओ। पहले का धोखा, फिर ये अजीब प्रेगनेंसी और अब काकी का डर, क्या इन सब में कोई संबंध था? क्यों थी सुहाना की प्रेगनेंसी अजीब और काकी ने सुहाना को ऐसा क्या दिया जिससे वो ठीक हो गई? सुहाना को ठीक देख काकी रोने क्यों लगी? और सुहाना को अपनी बेटी मानने वाली काकी ने क्यों उसे जाने के लिए बोल दिया? आखिर किस कयामत से डर रही थी काकी? ये जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए सुहाना की इंटरेस्टिंग स्टोरी वियोना, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ विश्वजीत इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके पास गज होने के बाद भी वो इस स्थिति में नहीं है कि विश्वजीत उन्हें युद्ध में प्रयोग में ला सके, और वही दूसरी तरफ सोमेश्वर अब मधु के पास पहुंच चुके थे। सोमेश्वर मधु से मिलकर उसे अपने साथ बीती सभी बातें बता देता है और साथ ही विश्वजीत के साथ हुई उसकी मुलाकात के बारे में भी बता देता है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप भाई? राजकुमारी संयुक्ता मारी गई? लेकिन कैसे? मधु, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मैं विश्वजीत के साथ सिर्फ एक ही रात रुका था और उस समय विश्वजीत पहले से ही बहुत दुखी थे। लेकिन बस मुझे इतना याद है कि सबके पीछे कोई बहरूपिया थी जिसका लक्ष्य राजकुमारी का दैवीय शस्त्र चुराना था, और इसी आनंद फानन में उसने राजकुमारी को भी मार दिया और वहां से भाग गई। मैंने उससे लड़ते हुए महसूस की, और वही दूसरी तरफ उसके ऊपर अपनी प्रजा को कुरीति के अत्याचारों से दूर कराने का दायित्व। सत्य तो यह है मधु, मुझे बहुत तरस आता है विश्वजीत पर। उसने अकेले ही इतनी कम उम्र में यह सब कुछ देखा और सहन किया। वहां उसके चारों ओर उसे कर्तव्य याद दिलाने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन उसका दुख बांटने के लिए, उसका हाल जानने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है जो उससे ये पूछे कि वो इतने बड़े सदमे के बाद कैसा महसूस कर रहा है। कोई नहीं है जो उसकी पीठ पर हाथ रख के उसे दिलासा दे, उसे अपने सीने से लगाए, जिसकी उसे इस समय बहुत जरूरत है। अन्यथा वो इस युद्ध के खत्म होने तक खुद भी खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। मेरा मित्र मधु बिखर जाएगा। ये सब कहते कहते सोमेश्वर का भी गला भर आया था, और वही मधु एक कोने में खड़ी उसकी सभी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो भरी आवाज में सोमेश्वर से पूछती है, भाई अब कहाँ है विश्वजीत? मधु, वो तो युद्ध की तैयारी करने के लिए पहले सोमगढ़
और फिर वहां से गोदावरी जाने वाला था। उसने हमसे भी साथ रहने के लिए पूछा था, किंतु मेरा तुम्हारे पास आना जरूरी था, इसलिए मैं यहां आ गया। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मधु, असल में मगध की महारानी ने राजकुमारी की हत्या की वजह विश्वजीत को मान लिया और उसके बाद उसे राज्य से निकाल दिया, जिस कारण उनको कई अन्य राज्यों से सहायता मांगते हुए युद्ध की तैयारी करनी थी। उनके पास सेना का अभाव है। ऐसा कहते हुए सोमेश्वर पूरी बात मधु को विस्तार में बताता है, जिसे सुनने के बाद ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक से मधु अपने आंसुओं को पोंछती है और सोमेश्वर की तरफ चौंक कर देखती है। हाँ मधु, ये सत्य है, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? हमने विश्वजीत को वादा किया है कि हम तुमसे मिलने के बाद जल्द से जल्द उसके पास वापस पहुंचेंगे और जितनी भी हो सके उनकी सहायता करेंगे। उनकी गणना के हिसाब से कल या फिर परसों तक उनका युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अकेले कर भी क्या सकते हैं। सोमेश्वर के इतना कहते ही अचानक से मधु वहां से कहीं चली जाती है। सरदार चीमा, मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। जी महारानी मधु। ऐसा कहते हुए सरदार चीमा भी मधु के साथ पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। अरे मधु, कहां जा रही हो तुम? सोमेश्वर भी भागता हुआ मधु के पीछे जाता है। वो सब बातें बाद में भाई, इस समय विश्वजीत को हमारी जरूरत है। लेकिन मधु, हम उससे लगभग 2 से 3 दिन की दूरी पर है, और यदि तुम अपनी सेना के साथ उसके पास जाने का विचार कर रही हो तो समझो कि तुम्हें 4 से 5 दिन लग जाएंगे। वो सब मैं नहीं जानती भाई, बस मुझे इतना मालूम है कि विश्वजीत को मेरी जरूरत है और इस समय मुझे किसी भी कीमत पर उसके पास होना चाहिए बस। इतना कहते हुए मधु चीमा के साथ एक विशेष कक्ष में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विश्वजीत सेनापति के साथ लौटकर अपने शिविर में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही सेनापति तुरंत ही प्रचंड, महारानी रूपरेखा और गोदावरी के सेनापति को अपने शिविर में बुलवा लेते हैं। आपने हमें याद किया महाराज विश्वजीत? महारानी रूपरेखा शिविर में प्रवेश करते हुए पूछती है। जी महारानी जी, हमने याद किया, कृपया आप वहां स्थान ग्रहण करें। क्या कुछ विशेष बात है महाराज? जी हाँ महारानी जी, आप पहले बैठिए, हमने औरों को भी बुलाया है, अतः सभी को आ जाने दे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तभी प्रचंड और गोदावरी के सेनापति वीरसेन भी वहां उपस्थित होते हुए विश्वजीत को अभिनंदन करते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ प्रचंड और सेनापति वीरसेन, पहले आप लोग स्थान ग्रहण करें। अब सेनापति भल्लाल समय ना गंवाते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर कहना शुरू करते हैं। महारानी जी सहित आप सभी को मेरा प्रणाम। महाराज विश्वजीत ने आप सभी को यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है, जो कि एक गंभीर समस्या है। समस्या? समस्या? कैसी समस्या सेनापति जी? महारानी जी, जैसे कि आप सभी को अवगत होगा कि कुरीति के पास लगभग 10 लाख की बड़ी सेना है, जिसके विपक्ष में हमारे पास मात्र 1 से 1.5 लाख सैनिक और 50,000 हाथी है। वैसे तो हमारे साथ लगभग 17 से भी ज्यादा सामंत राज्य और उनकी 3 लाख से भी ज्यादा की सेना है, जो कि हमारी सहायता के लिए भी तैयार है, परंतु वो यहाँ उपस्थित नहीं है। और हमारी पहली समस्या यही है कि उन्हें यहाँ पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। वैसे तो हम सभी योजनाबद्ध तरीके से कर रहे थे, परंतु ये सब कुछ इतना अकस्मात हुआ कि हम अलग अलग हो गए। अब इसके बाद हमारी दूसरी समस्या ये है कि यदि हम अपनी इतनी ही 1.5 लाख की सेना के साथ किसी प्रकार से कुरीति के साथ युद्ध लड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो भी हमें युद्ध में बने रहने के लिए गज सेना की आवश्यकता पड़ेगी ही। परंतु ये सभी गज इस समय युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और यही हमारी दूसरी समस्या है। परंतु सेनापति जी, यदि गज स्थिति में नहीं भी है तो क्या हुआ, हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। जी हाँ महारानी जी, आपने सही कहा, परंतु उसके लिए हमें 1 से 1.5 दिन का समय चाहिए, और साथ ही उतने ही सैनिक उन्हें तैयार करने के लिए भी आवश्यक होंगे। और समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे भी एक और गंभीर समस्या है।
वो क्या सेनापति जी? तभी विश्वजीत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महारानी जी, यदि ये सब पड़ाव भी हम पार कर भी लें तो इन सब के बाद भी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या रह जाती है, और वो ये है कि इन गजों की ऊंचाई के अनुसार हमारे पास हथियार या अस्त्र नहीं है, सिवाय तीर कमान के, जो कि दूर के दुश्मन को मारने के लिए कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इन पर बैठकर पास का निशाना लेना और पास के शत्रु को मारना बेहद कठिन है। और जो भाले हमारे पास है वो इतने छोटे हैं कि हाथियों पर बैठकर उनका शत्रु तक पहुंचना तो दूर, उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें विशेष प्रकार के भालों की जरूरत रहेगी, जो कि कम से कम 8 से 10 गज के होने चाहिए, वो भी मजबूत और बड़े। और इस प्रकार यदि हम अपना कुछ सैन्य बल इन सभी कार्यों को करने के लिए लगा भी देते हैं तो हमारा इतने कम सैनिकों के साथ युद्ध में आधे पहर तक भी टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम शायद आज के दिन किसी तरह भी भले ही टिक जाएं, परंतु उससे हमें 2 नुकसान और होंगे। पहला ये कि सैन्य शक्ति कम होने की वजह से हम आधे से भी ज्यादा सैनिक उस लड़ाई में खो देंगे, और दूसरा ये कि अन्य सेना के आने तक हमारे गज भी तैयार नहीं होंगे, और उनके आने के बाद उनका भी वही हाल होगा जो गोदावरी की सेना का हुआ, और उसके अगली बार तक कुरीति की सेना हम पर विजय का डंका बजा लेगी। अब इस प्रकार ये युद्ध हम आज हारे या फिर 2 दिन बाद, लेकिन ये युद्ध हारना हमारे लिए निश्चित हो जाएगा। राजा विश्वजीत की बात सुनने के बाद पूरे शिविर में सन्नाटा छा जाता है। सभी सर झुकाए विचार कर रहे थे, लेकिन एक नजर थी जो सबको देख रही थी, यानी कि प्रचंड। कुछ देर तक प्रचंड यूं ही सभी को देखता रहता है और फिर धीरे से खांसता है लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सभी विचार करने में लगे थे। फिर प्रचंड वापस से धीरे से घबराते हुए कहता है, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं? प्रचंड के इतना कहते ही महारानी रूपरेखा और सेनापति भल्लाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन विश्वजीत उसे घूर के देखते हैं, और विश्वजीत को ऐसा करते देख सेनापति भल्लाल अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, हाँ मंत्री जी बताइए, आपको यहां बुलाया भी तो इसी उद्देश्य से है, तो अपना सुझाव रख सकते हैं, क्यों? है ना महाराज? सेनापति भल्लाल झिझकते हुए विश्वजीत की तरफ देखते हुए उन्हें पूछते हैं। विश्वजीत उनकी बात का कोई जवाब ना देते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाकर कुछ बड़बड़ाते हैं। आपने कुछ कहा महाराज? कुछ नहीं। तो क्या मंत्री प्रचंड अपना विचार रखे? राजा विश्वजीत ने धीरे से हामी भरते हुए कहा। विश्वजीत की हाँ सुनने के बाद सेनापति मुस्कुराते हुए प्रचंड से कहते हैं, हाँ मंत्री जी बताइए, क्या अनोखी योजना है आपकी? प्रचंड बड़े संकोच के साथ अपने स्थान से खड़ा होता है और कहता है, महाराज, आपकी और सेनापति की बात सुनने के बाद 2 बातें हमारे सामने निश्चित होती है कि युद्ध से हम पीछे नहीं हट सकते, और दूसरी ये कि इस प्रकार हमारी हार निश्चित है। वो सब हमें पता है प्रचंड, तुम अपनी योजना बताओ। जी महाराज, वही मैं बताने जा रहा हूं। तो महाराज, आपकी बात सुनने के बाद ये बात और समझ में आती है कि यदि हमारे पास गज सेना होती है तो हमारे युद्ध जीतने की संभावना लगभग 10 गुना बढ़ जाती है, गज शक्ति के कारण। फिर चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ अब विश्वजीत युद्ध स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्य अगर कोटा में पढ़कर मेडिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम क्लियर हो जाती तो क्यों एक छोटे से गांव। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड।
एक तरफ अब विश्वजीत युद्ध स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से सोमेश्वर की मुलाकात सरदार चीमा से हो गई। सोमेश्वर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनने के बाद चीमा को अपने लोगों का उनके साथ किए व्यवहार पर और भी ज्यादा अफसोस होता है, जिसके लिए मुलाकात सरदार चीमा से हो गई। सोमेश्वर मुलाकात में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से सोमेश्वर की मुलाकात सरदार में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ में लग गए थे, तो वहीं में लग गए थे, में लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से। चलिए सुनते हैं कहानी। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्व। में लग गए थे, चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत में अगला एपिसोड। एक तरफ नए सुझावों की बरसात और खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ हार का मुंह देखने के बाद क्रोध और उत्तेजना फैली हुई थी। अनीति के आदेश अनुसार उसका सेना नायक वहां से जा चुका था और अनीति कुरीति को रूपरेखा के प्रेम में इस कदर पागल देख क्रोध से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस स्थिति से कुरीति को कैसे बाहर निकाले। क्रोधवश वो अपनी शक्तियों के अभ्यास के लिए महल के अभ्यास वाले मैदान में अभ्यास कर रहा था। तभी एक भेड़िए के रोने की आवाज उसका ध्यान पानी की ओर खींच लेती है और अनीति सामने से आती आवाज की तरफ बड़ी घृणा और गुस्से से देखता है। में चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ राजा विश्वजीत को अचानक से उनकी अपनी महिंद्राओं की सेना के वफादार। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। सैनिकों। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्व। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत। उत्तेजना फैली हुई थी। अनीति के आदेश अनुसार उसका सेना नायक वहां से जा चुका था और अनीति कुरीति को रूपरेखा के प्रेम में इस कदर पागल देख क्रोध से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस स्थिति से कुरीति को कैसे बाहर निकाले। क्रोधवश वो अपनी शक्तियों के अभ्यास के लिए महल के अभ्यास वाले मैदान में अभ्यास कर रहा था। तभी एक भेड़िए के रोने की आवाज उसका ध्यान पानी की ओर खींच लेती है और अनीति सामने से आती आवाज की तरफ बड़ी घृणा और गुस्से से देखता है। सामने एक लोहे के पिंजरे में बहुत से भेड़िए बंद थे, जिसका दरवाजा एक जंजीर ने बंधा हुआ था, जो दूर खड़े एक सैनिक के हाथ में थी। अनीति एक नजर भेड़ियों की तरफ देखता है और फिर उस सैनिक की तरफ। सैनिक भी अनीति की ही तरफ देख रहा था।
अनीति उसे अपनी गर्दन हिला के धीरे से इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो सैनिक जंजीर को खींच लेता है। जंजीर के खींचते ही उससे बंधा पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और देखते ही देखते वो भयानक और खूंखार भेड़िए आजाद हो जाते हैं। और आजाद होते ही वो अनीति की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अनीति उनसे कुछ दूर निहत्था खड़ा हुआ उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। भेड़िए इतने भूखे थे कि उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती थी। अनीति अपने हाथों की कलाइयों को लहराता है। उसके इशारे पर जमीन पर पड़े भारी भारी पत्थर हवा में नाचने लगते हैं और इससे पहले कि भेड़िए अनीति के ऊपर हमला कर पाते, अनीति उन हवा में झूलते पत्थरों को भेड़ियों पर जोर से मार देता है। अनीति बार बार ऐसा करता। कभी वो केवल एक भारी पत्थर को उठाता तो कभी छोटे छोटे बहुत से पत्थरों को दे मारता। लेकिन भेड़िए भी इतने भूखे थे कि लौट लौट कर अनीति पर बार बार हमले करते जा रहे थे और लगातार पहले से ज्यादा करीब आते जा रहे थे। अनीति को भी उन्हें हराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। भेड़िए जितने फुर्तीले थे, अब अनीति ने भी अपने हमले उतने तेज कर दिए थे। अब लगातार उनसे हो रहे धमाकों से वहां की पूरी धरती हिलकर रह गई थी और साथ ही वहां धूल ने पूरे हिस्से को ढक लिया था। अचानक से पूरे माहौल में शांति छा जाती है। अनीति चारों तरफ देखता है। अब उसे वहां सिवाय धूल के कुछ नहीं दिख रहा था। भेड़ियों के लगातार फुर्तीले हमलों ने अनीति को थका दिया था। मानो अनीति ने अपना पूरा क्रोध उन भेड़ियों पर निकाल लिया था। अनीति थकी हालत में मन में सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस महारानी ने ऐसा क्या कर दिया कुरीति के ऊपर कि वो उसे भूलने को भी तैयार नहीं है। और ऊपर से ये कुरीति ने अपना हाल एक जोगी के जैसा बना रखा है। हमें लगता है कि अब युद्ध की बागडोर हमें अकेले ही संभालनी पड़ेगी। अनीति अपने मन में ये विचार कर ही रहा था कि तभी उसका सेना नायक वहां आ जाता है। प्रणाम महाराज। सेना नायक के अचानक से वहां आने से अनीति चौंक जाता है और उसी पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठा लेता है कि तभी महाराज, सेना नायक जोर से चीखता है। ओह, तो तू है? जी हाँ महाराज, प्रणाम। बच गया, नहीं तो अभी तुझे भी भेड़ियों की गिनती में डालना पड़ता। बोल, क्या काम है? ऐसा कहते हुए अनीति वहीं दूर खड़े एक दूसरे सैनिक को इशारा करता है जिसके हाथ में दूसरे पिंजरे की जंजीर थी। महाराज, आपके आदेश अनुसार मैं सभी सेना नायकों को यहां बुला लाया हूं, जैसा कि आपने कहा था। इधर सेना नायक अपनी बात कह रहे थे और वहां इशारा मिलते ही दूसरे सैनिक ने जंजीर खींच दी थी और जंजीर के खींचते ही किसी भयानक जानवर के भागने और गुर्राने की आवाज करीब आ रही थी, जो कि धूल के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई रीछ। ठीक है, तुम सभी राज्यसभा में जाकर बैठो, हम आते हैं। अनीति ये कहकर जैसे ही पलटता है कि तभी एक बहुत बड़ा और भयानक काला रीछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन मानो अनीति इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो बिजली की फुर्ती से अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और दो बेहद विशाल पत्थर जमीन से कड़कड़ाती आवाज के साथ बाहर आते हैं और अनीति के सामने आए रीछ को एक जोरदार धमाके के साथ वो पत्थर अपने नीचे दबा देते हैं और अनीति वहां से अपने वस्त्रों को झाड़ता हुआ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रचंड के अनोखे और विशेष सुझाव को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन राजा विश्वजीत प्रचंड को कहते हैं, सुझाव तो अच्छा है, परंतु उसके सुझाव के बाद भी समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं हो रहा है। विश्वजीत की ये बात सुनकर सभी को बड़ी ही हैरानी होती है और सभी विश्वजीत की तरफ हैरानी के साथ देखने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ इस प्रकार से देखता देख विश्वजीत बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आप सब हमें यूं मत देखिए, हमें मंत्री प्रचंड का सुझाव पसंद नहीं आया। हम भले ही नाराज हैं, परंतु हमें उनका सुझाव अच्छा लगा।
परंतु वास्तव में हमारे सामने एक गंभीर समस्या अभी भी सर उठाए खड़ी है। महाराज, अब कौन सी समस्या बाकी है? सेनापति भल्लाल, अभी अभी जैसा कि हमने कहा कि गजों के बाद भी हम बिना शस्त्रों के युद्ध कैसे लड़ेंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु हमारी समझ से ये समस्या तो है ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री प्रचंड? अचानक से प्रचंड की बात पर चौंकते हुए सेनापति भल्लाल प्रश्न करते हैं। क्षमा करें सेनापति, परंतु अभी अभी तो महाराज ने कहा कि हमारे पास भाले तो है, परंतु लंबे भाले नहीं है। हाँ प्रचंड, हमने यही कहा, परंतु क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई, या फिर तुमने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया? महाराज, हम आपकी बात पूरी तरह से समझ गए हैं, परंतु आप हमारी बात पहले पूरी तो सुने। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास समस्या ये नहीं है कि हमारे पास भाले नहीं है, समस्या ये है कि लंबे भाले नहीं है। सही समझे आप, हमने यही कहा था। फिर तो इसीलिए महाराज, हमारा उद्देश्य उसे शत्रु को मौत के घाट पहुंचाने जितना बनाना है, और इसके लिए भाले का बाकी हिस्सा धातु का हो, यह भी जरूरी तो नहीं ना? अचानक से प्रचंड का एक और अतरंगी समाधान सुनकर सभी की आंखों में एक बार फिर से चमक आ जाती है, और महारानी रूपरेखा खड़े होकर प्रचंड के लिए ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित करती है। वाह मंत्री प्रचंड, वाह, आप वास्तव में चतुरों में चतुर है। हम आज से आपको आपकी इस सूझबूझ के लिए और इस चतुराई के लिए मंत्री चतुरसेन की उपाधि देते हैं। धन्यवाद महारानी जी। प्रचंड महारानी रूपरेखा को झुककर प्रणाम करता है। इतने में सेनापति मुस्कुराते हुए राजा विश्वजीत की तरफ देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं, लेकिन विश्वजीत इशारा करके मना कर देते हैं। लेकिन सेनापति इशारे में ही विश्वजीत को जिद करते हैं। तब विश्वजीत कहते हैं, मंत्री प्रचंड, आपने वास्तव में ये बेहद अच्छा सुझाव दिया है। हम भी आपकी बुद्धि के प्रशंसक हो गए हैं आज से। अचानक से अपने लिए विश्वजीत के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद प्रचंड फूला नहीं समाता है। विश्वजीत आगे पूछते हैं, प्रचंड, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा विचार क्या है? तुम आखिर करने क्या वाले हो इसके लिए? प्रचंड कहता है, महाराज, हम इसके लिए बांस का प्रयोग करेंगे, जिससे भालों को पकड़ने में मजबूती भी रहेगी और उनका आकार लंबा भी हो जाएगा। ये एक अच्छा उपाय है मंत्री प्रचंड। वैसे ये सब अजीब सुझाव आपको आते कहां से है? ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत इस बार प्रचंड को प्रेम के साथ उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए पूछते हैं। राजा विश्वजीत के ऐसे व्यवहार से प्रचंड को भी अच्छा लगता है और वो कहता है, महाराज, ये सुझाव हमें हमारे बचपन में किए जाने वाले मछली के शिकार में से एक था। हम हमारे बाबा के पास से एक तीर में पीछे लकड़ी बांधकर भाला बनाते थे और फिर गहरी नदी में शिकार करने की प्रतियोगिता रखते थे। ओह हाँ, हमने भी ये खेल खेला है मंत्री जी, परंतु हमें ये सुझाव नहीं सूझा। भाई, मान गए आपकी याददाश्त और रचनात्मकता को। भाई वाह, क्या बात है। सेनापति भल्लाल भी प्रचंड की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। प्रचंड सभी के चेहरों की तरफ देखता है। सभी के होठों पर प्रचंड का नाम और उसकी तारीफ थी। तभी विश्वजीत वहां खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, ठीक है, अब हमारे पास योजना तैयार है। प्रचंड की इस योजना से कौन कौन सहमत है? वो सभी अपने अपने हाथ ऊपर उठाए। विश्वजीत के ऐसा कहते ही सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ऐसा देखकर विश्वजीत सेनापति भल्लाल को तुरंत आदेश देते हुए कहते हैं, फिर ठीक है, यदि आप सभी सहमत हैं तो सेनापति भल्लाल, आप और हम मुख्य 2 पालियों में विभक्त होंगे, जिनमें से एक पाली जिसमें हम महारानी रूपरेखा और सेनापति भल्लाल आप रहेंगे, दूसरी पाली जिसमें प्रचंड और वीरसेन रहेंगे। हमारी पाली का नेतृत्व सेनापति आप करेंगे और दूसरी पाली का नेतृत्व प्रचंड आप करेंगे। इसलिए मंत्री प्रचंड उर्फ चतुरसेन, आप और वीरसेन, आप दोनों तुरंत विश्राम के लिए चले जाएं, क्योंकि आप दोनों को कल भोर होने से पहले जागकर अपने कार्य में लगना है। और हमारे विचार में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों ही सीधा गज सेना के पास इसी वक्त निकल जाएं।
जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। हमें आज्ञा दे। और जाने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने हम पे जो इस बार विश्वास दिखाया है, हम उसे अपने जीवन की आखिरी सांस तक याद रखेंगे और पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे भी, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि जो मनुष्य ठोकर लगने पर भी नहीं संभलता, वो जीवन भर सिर्फ ठोकर ही खाता है, और हम इतने भी मूर्ख नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रचंड की आंखों में चमक तो थी, साथ ही पश्चाताप के आंसू भी थे। विश्वजीत ने उसकी पीठ को थपथपाया। अब आप जाइए मंत्री जी, नहीं तो देर हो जाएगी। जी महाराज, आज्ञा दे। ऐसा कहते हुए प्रचंड और वीरसेन शिविर से बाहर निकल जाते हैं। शिविर के बाहर निकलते ही प्रचंड आसमान की तरफ देखता है और अपने हाथ जोड़ते हुए अपने मन में कहता है, बाबा, अब आपका पुत्र आपके नाम को झुकने नहीं देगा। अब मैं समझ चुका हूं, आज तक उस कुरीति के लिए सब किया, लेकिन मुझे कभी कोई सम्मान नहीं मिला, परंतु आज महाराज विश्वजीत के साथ जुड़ते ही मानो मुझ पर सम्मान की वर्षा होने लगी। तभी आसमान में तारों से एक चेहरे की आकृति बनती है और उसकी गूंजती आवाज प्रचंड से कहती है, मुझे अच्छा लगा ये देख के पुत्र कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। यही होता है जब मनुष्य अच्छे लोगों की संगत करता है। वो केवल अपना ही नहीं, अपने साथ अपनों का भी भला सोचते हैं, जबकि नीच लोग ऐसा कभी नहीं करते। भले ही तुम्हारे पास राजा का सिंहासन नहीं है, परंतु एक सम्मानित व्यक्ति का स्थान राजा से कम भी नहीं होता। इसीलिए इसी प्रकार कार्य करो और विजयी बनो। ऐसा कहते हुए वो आकृति वापस से तारों में बदल जाती है। अरे मंत्री जी, कहां रुक गए? चलिए। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या निर्णय लेगा अनीति विश्वजीत से युद्ध करने के लिए? और क्या कुरीति यूं ही बना रहेगा? क्या प्रचंड का सुझाव अनीति की सेना को हारने के लिए काफी रहेगा? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ अनीति ने स्वयं युद्ध की बागडोर संभालने का निर्णय ले लिया था, तो वही दूसरी तरफ प्रचंड के सुझाव से सभी बहुत उत्साहित और प्रसन्न थे। प्रचंड भी खुद को मिले इस मान सम्मान से बहुत खुश था। वो अपने बाबा को बताता है और विचार कर ही रहा था कि तभी, अरे मंत्री जी, कहां रुक गए? चलिए। हाँ हाँ वीरसेन, हम आते हैं, आप चलिए। प्रणाम बाबा, शुभ रात्रि। ऐसा कहते हुए प्रचंड वीरसेन के पीछे चला जाता है और दोनों घोड़ों पर सवार होकर रात्रि में ही गजों को रखे गए स्थान की तरफ चल पड़ते हैं। वही अंदर शिविर में राजा विश्वजीत अगले दिन के युद्ध की तैयारी में सभी को समझा रहे थे। सेनापति जी, कल हमारा मुख्य उद्देश्य शत्रु को आधे पहर तक रोके रखना होगा, और जिसमें हम तीनों लोग अलग अलग स्थानों से सेना का नेतृत्व करेंगे। जी महाराज, आप चिंता न करें, यह आसानी से हो जाएगा। नहीं सेनापति, यह इस बार आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आज के युद्ध में देखा, आपको सिर्फ फायदा इस बात का हुआ था कि आपने अचानक से हमला किया था और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। परंतु इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमें पूरा यकीन है कि कुरीति इस समय बुरी तरह से बौखलाया हुआ होगा। महाराज सही कह रहे हैं सेनापति जी, हम कुरीति को काफी अच्छे से समझ चुके हैं। वो बेहद उत्तेजक और क्रूर है, परंतु एक बात जो आप लोग नहीं जानते वो हम आपको बता दें। महाराज, हमने कुछ विशेष तरीकों से कुरीति के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, जिन्हें इस युद्ध के प्रारंभ होने से पहले जानना आप दोनों के लिए बेहद जरूरी है। अचानक से महारानी रूपरेखा की बात सुनने के बाद विश्वजीत गंभीर होकर महारानी रूपरेखा की तरफ देखने लगते हैं। वो क्या महारानी जी? महाराज, कुरीति अब साधारण मनुष्य नहीं रह गया है।
उसने कुछ विशेष दैत्य अनुष्ठान के बाद कुछ विशेष शक्तियां हासिल कर ली है, जिसके बल पर ही वो अपनी इतनी बड़ी सेना बना पाया है। ये आप क्या कह रही है महारानी जी? जी हाँ महाराज, ये सत्य है और ये बात उसने हमें स्वयं अपने मुंह से बताई है, इसलिए इसमें किंचित भी झूठ नहीं है। और उस शक्ति के चलते वो अब एक नहीं दो लोग हैं। एक है अनीति और एक है कुरीति। अनीति कुरीति के ही शरीर से निकला उसका क्रूर रूप है, जिसमें पत्थरों को अपनी उंगलियों पर नचाने की शक्ति है। और वही कुरीति के पास एक सुरक्षा कवच है, जिसे इस धरती पर बना किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता। महारानी रूपरेखा इस प्रकार कुरीति के बारे में मिली सभी जानकारी राजा विश्वजीत के सामने रखती जा रही थी, और राजा विश्वजीत और सेनापति भल्लाल महारानी रूपरेखा को चौंक कर देख रहे थे। और ये सब बात सुनने के बाद राजा विश्वजीत के सामने ये एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। परेशानी की बात ये थी कि वो अब अकेले नहीं थे जिनके पास दैवीय शक्तियां थी, इसलिए अब उन्हें मरुथास की कमी बहुत खल रही थी। ठीक है, आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करिए, हम इस विषय में विचार करते हैं। ऐसा कहते हुए विश्वजीत वहां से चले जाते हैं। विश्वजीत इस नई समस्या को लेकर परेशान थे, लेकिन उसको सुलझाने का उनके पास और कोई तरीका सुझाई नहीं दे रहा था। वो परेशान होते हुए जंगल में अकेले आगे जाने लगते हैं और कुछ दूर जाकर वो नदी के एक किनारे पर रुक जाते हैं और अपने एक हाथ की तरफ देखते हैं। देखते ही देखते एक पानी की धारा उनके हाथ को और कलाइयों को सांप की तरह घेर लेती है, और फिर वो अपने दूसरे हाथ की तरफ देखते हैं और कुछ ही क्षणों में उनका हाथ लावे जैसा दहकने लगता है। हमारे पास ये ताकत तो है, लेकिन इनके बल पर हम ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे, और पूरे दिन लड़ना तो बेहद मुश्किल है। हमें कुछ तो उपाय निकालना होगा। तभी उन्हें अपने महागुरु की आवाज वापस सुनाई देती है। अभ्यास पुत्र, अभ्यास। अभ्यास ही तुम्हारी सभी चिंताओं का हल है। वो आवाज सुनाई देते ही विश्वजीत रात में ही अपने अभ्यास में लग जाते हैं, और वहीं दूर से महारानी रूपरेखा उन्हें अभ्यास करता हुआ देखने लगती है और चुपचाप वहीं एक पत्थर पर टिककर बैठ जाती है। वो अपने मन ही मन में कहने लगती है, हम जानते हैं आपकी सभी परेशानियों को, और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त कितने अकेले और उदास महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, यदि हमारे बस में होता तो हम आपके हर एक आंसू को पी जाती और आपकी हर एक परेशानी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती। परंतु आप चिंता न करें महाराज, जब तक हम हैं कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी विश्वजीत को महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो पलटकर देखते हैं तो महारानी रूपरेखा खुद को छुपा लेती है। फिर विश्वजीत अपने अभ्यास में लग जाते हैं। काश ऐसा हो पाता कि ये सब कुछ हम आपको अपनी बाहों में लेकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर कह पाते। आपको नहीं पता कि हमने आपका कितना इंतजार किया है, और आज जब आप हमारे सामने हैं भी तो हम आपको अपनी बाहों में ले भी नहीं सकते। काश कुछ समय के लिए ये समय यही रुक जाए, ताकि हम जी भर के आपको देख सके, अपनी आंखों में आपकी तस्वीर सजा सके। महारानी रूपरेखा दूर से बैठे बैठे राजा विश्वजीत को यूं ही देखती रहती है और अपने मन में विचार करती रहती है, और देखते ही देखते उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें एहसास ही नहीं होता। और अगले दिन सुबह इधर अनीति ने भी अपने सेना नायकों में से सेनापति चुनने के बाद युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया था। सेनापति, जाओ, जैसे कि हमने समझाया था, सेना को उसी अवस्था में तैयार करो। हम एक ही बार में शत्रुओं को कुचल देना चाहते हैं, ताकि शत्रु दोबारा अपना सर उठाने का नाम ही ना ले। जो आज्ञा महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। और ध्यान रहे, इस सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। हम नहीं चाहते कि बाद में कोई भी परेशानी हो। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहते हुए वो सेनापति वहां से चला जाता है। इधर जब महारानी रूपरेखा की आंख खुलती है तो विश्वजीत उनके पास ही बैठे हुए उन्हें जगा रहे थे। महारानी जी, उठिए,
उठिए महारानी जी। अरे आप! अचानक से आंखें खुलते ही विश्वजीत को अपने सामने देख महारानी रूपरेखा चौंक जाती है। उठिए महारानी जी, आप यहाँ क्या कर रही है और यूं जंगल में पत्थर पर बैठे बैठे? अचानक से विश्वजीत के इस प्रकार के प्रश्न का महारानी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। जी वो हम यहाँ पर। अरे परेशान मत होइए महारानी जी, हम तो बस यूं ही कह रहे थे, क्योंकि यहाँ जहरीले कीड़े भी हो सकते हैं जो आपको काट सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हम तो बस यूं ही वो। कोई नहीं, चलिए शिविर में चलिए, भोजन कर लीजिए, उसके बाद हमें युद्ध की तैयारी के लिए भी निकलना है। पता नहीं कब कुरीति की सेना हम पर हमला कर दे। जी हाँ चलिए। खुद को संभालते हुए रूपरेखा विश्वजीत के साथ उनके पीछे पीछे शिविर में जाने लगती है। तभी एक सैनिक बड़ी तेजी से भागता हुआ उनके पास आता है। महाराज! क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, शत्रु सेना ने हमले के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है और उनकी सेना इधर ही आ रही है। ये क्या कह रहे हो तुम सैनिक? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। हम सभी सैनिक पेड़ों पर ही अपने अपने स्थान पर आराम करके उठे ही थे कि अचानक से हमें एक ओर से पक्षियों की सिरसिराहट और चीखने की आवाज सुनाई दी। तभी हमारी टोली के सैनिक ने हम में से एक को उस ओर जाकर पता लगाने को कहा, और इसके लिए मैं खुद घोड़ा लेकर उस ओर गया। और हम वहां क्या देखते हैं कि शत्रु सेना के बहुत से सैनिक छुपते छुपाते हमारे ओर ही बढ़ते चले आ रहे थे। वो सभी पैदल और बेहद खामोशी के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो सैनिक? भला कुरीति के पास इतनी बड़ी सेना है तो उसे इस प्रकार हमारे ऊपर छुपकर हमला करने की क्या जरूरत है? विश्वजीत को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, किंतु वो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तुरंत सेनापति भल्लाल को खबर करो और सैनिकों को तैयार करो। जो भी हो, हम उनका मुकाबला करेंगे। हमें लगता है कि उन्होंने हमारी स्थिति जानने के लिए और सैन्य बल जानने के लिए सैनिक भेजे होंगे। सभी सेना नायकों से कहो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। विश्वजीत के इतना कहते ही वहां पूरे हिस्से में कोलाहल मच गया। वहां उपस्थित सभी सैनिक बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने अपने हथियार उठाकर युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। कोई एक सैनिक जाकर मंत्री प्रचंड को सूचित करो कि हम पर जल्दी हमला हो गया है, तो इसलिए चौकन्ने रहे। हमें उनके लोगों की भी जरूरत पड़ सकती है। विश्वजीत की बात सुनते ही एक सैनिक सूचना लेकर तेज गति से घोड़े दौड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। क्या होगा कहानी में अब आगे। अचानक से हुए इस हमले का जवाब कैसे देंगे विश्वजीत? क्या योजना है अनीति की? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीति के अकस्मात हमले के कारण प्रचंड और विश्वजीत की योजना धरी की धरी रह जाए? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सूचना देने के बाद सेना की एक बड़ी टुकड़ी को लेकर उसी दिशा में चल देते हैं। इससे पहले कि वो सेना उनके इलाके में पहुंचे, उसे रोकना विश्वजीत के लिए बहुत जरूरी था। महाराज वो देखिए, वहां उस दिशा से सैनिक हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वो सैनिक एक दिशा में उंगली से इशारा करते हुए विश्वजीत को बताता है। ठीक है सैनिक, देखते हैं, जाल नीचे करवाओ। विश्वजीत के ऐसा कहते ही वो सैनिक ऊपर पेड़ पर खड़े सैनिक को इशारा करता है और उसके इशारा करते ही रस्सी से बंधा एक पिंजरा पेड़ से नीचे आता है। विश्वजीत उसमें खड़े होते हैं और पेड़ पर खड़े सैनिक उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। अब विश्वजीत पेड़ पर बैठकर उन सैनिकों को आते हुए देखने की कोशिश करते हैं। सैनिक, तुमने सही कहा था। वास्तव में वहां से कुरीति के सैनिक छुपते हुए हमारी ही तरफ बढ़ रहे हैं। कोई नहीं, तुम सब एक काम करो, अन्य सैनिकों को सूचित करा दो कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों पर छुप जाए, और जब ये सभी सैनिक हमारे सामने से निकलते हुए आगे बढ़ जाए, तब उन्हें बीच में पहुंचने के बाद हम अचानक से कूदकर उनके सामने आएंगे और हमला करेंगे, जिससे वो सभी चौंक जाएंगे।
और हमारा उन्हें हराना आसान हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। अब विश्वजीत और उनके सभी सैनिक पेड़ों पर से उन सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ते हुए चुपचाप देख रहे थे। विश्वजीत देखते हैं कि वो सभी सैनिक बेहद चुपचाप और खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो 4 कदम आगे बढ़ते और फिर पीछे मुड़कर देखते। ऐसा करते हुए वो सभी आगे बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वो सभी सैनिक उनके सामने वाले पेड़ों के ठीक नीचे आ चुके थे। विश्वजीत उन सभी के बीच में आने तक चुपचाप खड़े इंतजार करते रहते हैं और जब वो सभी ठीक बीचों बीच आ जाते हैं, विश्वजीत एक जोर की आवाज के साथ पेड़ से नीचे कूदते हैं। हमला! अचानक से विश्वजीत कूदकर उनके सामने आते हैं, जिसे देख वो सभी चौंक जाते हैं। विश्वजीत बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकालकर उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वो सभी सैनिक अपने अपने हथियार फेंककर अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। ये देख विश्वजीत का हाथ रुक जाता है। रुक जाओ। प्रणाम महाराज, मेरे अहोभाग्य कि मैंने आपको देख लिया और आपसे मेरी मुलाकात हो पाई। ऐसा कहते हुए उनमें से एक सैनिक विश्वजीत के आगे सर झुका लेता है और उसके ऐसा करते ही वहां खड़े सभी सैनिक भी यही करते हैं। उठो सैनिक, कौन हो तुम और यूं इस तरह से यहां आने का उद्देश्य? वस्त्रों से तो तुम कुरीति की सेना से ही लगते हो। जी हां महाराज, बदकिस्मती से हम उन्हीं की सेना के सैनिक हैं, परंतु वास्तव में हम आपकी यानी महिंद्राओं के सैनिक हैं। मतलब ये महाराज कि हम वास्तव में महिंद्राओं के सैनिक हैं। जब आपको मारकर, क्षमा करें महाराज, सूचना यही थी, इसलिए कुरीति ने महिंद्राओं पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो एक के बाद एक राज्य के सभी वफादारों को मार दे रहा था। देखते ही देखते उसने अनगिनत सैनिकों और राज्य कर्मचारियों को मार दिया। लेकिन उसके बाद किसी ने उसे कहा कि राज्य की स्थिति और राजमहल के भेदों को जानने के लिए हमें पुराने लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद उसने उनको मारने की बजाय झुकाना शुरू कर दिया। जो उसके आगे झुकने को तैयार था वो उसे रखता और जो नहीं उसे वो तुरंत ही मार देता। यहां तक कि वो उसके पूरे परिवार, पत्नी और बच्चों को भी मार देता था। उफ, कितना क्रूर है ये राक्षस। महाराज, ये बात जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई, इसलिए हम गरीब लोगों को अपने परिवार और बच्चों को पालने के लिए उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। परंतु उसने हम पर कभी भी विश्वास नहीं किया, बल्कि हमें हमेशा महल और राज्य के बाहर ही रखा, जब तक उसे हम में से किसी की जरूरत नहीं पड़ी तब तक। और फिर एक दिन यानी कि कल सूचना मिली कि किसी ने सेनापति को मार दिया, और ये भी कि आप जिंदा है और महिंद्राओं पर हमले की योजना बना रहे हैं। ये सूचना मिलते ही हम सभी में एक उम्मीद की किरण जाग गई और हमने ये निश्चय किया कि हम आपके साथ इस युद्ध में आपका साथ देंगे। इसलिए तुरंत रात में ही छुपते छुपाते हम सभी यहाँ चले आए और साथ ही हमारे साथ अपने परिवार को भी ले आए हैं। उसके ऐसा कहते ही उससे कुछ दूर पर चल रहा एक सैनिक उसके बच्चे और पत्नी को लेकर आगे आता है। ये देख विश्वजीत को सैनिक की पूरी बात पर विश्वास भी हो जाता है और उनकी आंखें भी भर आती है। सैनिक, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब यहाँ आ चुके हैं और जल्द ही हमारा पताका महिंद्राओं पर वापस लहराएगा। अभी तुम तुरंत अपने बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गोदावरी भेज दो और ये बताओ कि तुम लोग कुल कितने लोग हो। महाराज, हम 11,000 सैनिक ही बचे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सबको हमारे साथ इस युद्ध में भाग लेना होगा कुरीति के खिलाफ। यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे महिंद्राओं को उस क्रूर के हाथों से छुड़ा दे, तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। विश्वजीत के इतना कहने के बाद वो एक सैनिक को वहां बुलाते हैं और उन सभी 11,000 सैनिकों को उनके साथ भेज देते हैं। और हाँ सैनिक, महारानी रूपरेखा के साथ बात करके इनके स्त्री और बच्चों के रहने का इंतजाम गोदावरी में ही करवा दो, तब तक जब तक कि हम ये युद्ध जीत नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन में मधु अगले दिन सुबह सुबह अपने पूरे कबीले के साथ तैयार थी।
मधु, लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे गोदावरी पहुंच सकते हैं? भाई, हम भले ही गोदावरी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम महिंद्राव अवश्य 1.5 दिन में पहुंच सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मधु? ये कैसे मुमकिन है? और क्या तुमने भांग खाई है? महिंद्राव गोदावरी से आगे है, पहले नहीं। हाँ भाई, वो सब मैं जानती हूं, लेकिन ये तब गोदावरी से आगे है जब हम इस रास्ते से जाते हैं, किंतु यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो वो पहले पड़ेगा। ऐसा कहते हुए मधु एक नक्शा सोमेश्वर के सामने रखती है। सोमेश्वर कुछ देर तक उसे देखता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। मधु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुम कहना चाहती हो मुझे खुलकर समझाओ। आखिर ये सब क्या है? मधु मुस्कुराती है और कहती है, देखो, ये बहुत से नक्शों को जोड़कर बनाया गया एक नक्शा है, और इसके हिसाब से यदि हम कालिंदी नदी के रास्ते गोदावरी की तरफ ना होते हुए बल्कि विपरीत दिशा में जाए तो ये हमें घुमाकर महिंद्राव राज्य के दूसरी तरफ पहुंचा देंगी, जो वहां से बस 1 पैर की दूरी पर है। ये वो स्थान है जहां ये नदी सागर से मिलती है, और अगर हम नदी के रास्ते जाते हैं तो इसका बहाव इतना तेज है कि हम बिना रुके आधे से भी कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये नक्शे तुम्हारे पास कहां से आए, और हम इन पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? भाई, सुंदरवन वो स्थान है जिसे कि जड़ी बूटियों के खजाने वाला जंगल भी बोला जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे, और इस कारण अक्सर बहुत से मुसाफिर यहाँ उनकी तलाश में आते हैं। पहले यहाँ के आदमखोर लोग उन्हें खा जाते थे, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम उन्हें यहाँ रहने खाने को देते हैं और बदले में उनसे नक्शे और जानकारी लेते हैं, और उसी जानकारी के ऊपर हमने इसे तैयार किया है। ऐसा कहते हुए मधु एक बहुत बड़ी नाव सोमेश्वर को दिखाती है, जिसे देख के सोमेश्वर चकित रह जाता है। ये क्या है मधु? भाई, ये नाव है, और ये हमें पानी पर तैराते हुए महिंद्राव ले जाएगी, और वो भी समय पर। मुझे मालूम था कि एक दिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इतने चौंको मत और हो जाओ तैयार इस नाव की सवारी करने के लिए। सोमेश्वर इतनी बड़ी नाव देखकर भौचक्का सा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नाव है या कोई दानव जिसके ऊपर वो बैठने वाला था। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या इस प्रकार वास्तव में विश्वजीत की सेना कुरीति की बड़ी सेना का मुकाबला कर पाएगी? और क्या मधु समय पर पहुंचकर विश्वजीत का साथ दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विश्वजीत के साथ राजा विश्वजीत उन्हें लेकर वापस से युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इधर राजा विश्वजीत उन सभी से बात कर ही रहे थे कि तभी सेनापति भल्लाल भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी सैनिक अपने सेनापति को देखकर बेहद खुश होते हैं और अपना एक घुटना जमीन पर टिकाते हुए सेनापति भल्लाल के आगे झुक जाते हैं। प्रणाम सेनापति जी। सबसे आगे खड़ा सैनिक बेहद आदर के साथ उनके आगे झुकते हुए कहता है, प्रणाम सैनिक, लेकिन आप लोग? सेनापति भल्लाल कुछ दुविधा में असमंजस के साथ बोलते हैं कि तभी एक सैनिक पीछे से आगे आ जाता है। प्रणाम सेनापति जी। इस सैनिक के शब्द पूरे विश्वास के साथ भरे हुए थे, जैसे वो उन्हें जानता हो। ओह, कीर्ति सिंह, तुम? जी हां सेनापति जी, ये हमारी सेना है। उन्हें देख के सेनापति भल्लाल भावुक हो जाते हैं। महाराज, आप देख रहे हैं, ये हमारी सेना है, हमारी अपनी महिंद्राव की सेना। हां सेनापति भल्लाल, हम जानते हैं और इसीलिए हमने आपको यहां बुलवाया है। ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत सैनिकों द्वारा सुनी हुई सारी बात सेनापति भल्लाल को भी बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद
वो भी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। ठीक है महाराज, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सैनिक अब हमारे साथ है। परंतु यदि ये बात कुरीति को पता चलती है तो वो सतर्क हो जाएगा और भड़क भी सकता है। इसलिए हमारे विचार में इन्हें हमें वापस भेज देना चाहिए। ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप सेनापति भल्लाल? आप अपने सैनिकों को वापस उस मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। राजा विश्वजीत अचानक से सेनापति की बात सुनने के बाद भड़क से जाते हैं और क्रोधित होते हुए कहते हैं, और वही खड़ा वो सैनिक भी हैरानी के साथ सेनापति भल्लाल की बात सुन रहा था। सेनापति भल्लाल राजा विश्वजीत की बात का जवाब देते हुए आगे कहते हैं, क्षमा करें महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेना से स्नेह नहीं रखते। ये हमारे लिए 11,000 सैनिक नहीं, 11,000 पुत्र है, और इनमें से एक की भी मृत्यु पर हमें उतना ही दुख होता है जितना कि एक पिता को अपने पुत्र के खोने पर होता है। तो आप ऐसा कैसा कह सकते हैं सेनापति जी? महाराज, आप बात को समझने की कोशिश करिए। ये बात इस समय आप भी जानते हैं कि कुरीति की सेना संख्या में इतनी विशाल है कि हमारा उसे बलपूर्वक हराना बेहद मुश्किल है। वो तो हमें पता है सेनापति जी। इसलिए महाराज, यदि सभी एक एक करके मंत्री प्रचंड, सेनापति भुजंग, महारानी जी और ये सैनिक हमारे पास आते जाएंगे तो कुरीति अपने आप को उतना ही अकेला महसूस करेगा। आप ठीक कह रहे हैं। फिर आपका क्या सुझाव है? महाराज, इन सब से हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितना वो खुद को अकेला महसूस करेगा, वो उतनी ही ज्यादा शक्ति के साथ हमारे साथ लड़ेगा, और यही हमारे लिए गलत साबित होगा। परंतु दूसरी बात ये कि यदि ये सैनिक कुरीति के पास रहेंगे तो हमारे लिए उसकी रणनीति में सेंध लगाना आसान रहेगा। इसलिए हमारे विचार में इनका वही रहना हमारे लिए बेहतर होगा। आपकी सारी बात ठीक है सेनापति जी, लेकिन फिर भी हम अपने सैनिकों को वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। वो सभी खुद को बचाते हुए बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमारे पास आए हैं, और अब हम वापस उन्हें उसी मौत के मुंह में ढकेल दें? और आप जानते हैं ना कि यदि कुरीति को इस बात की जरा से भी भनक पड़ गई तो एक ही बार में इन सब के सर धड़ से अलग कर देने में उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं सेनापति, हम आपकी इस योजना से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लड़ते हुए मरना और बात है, पर यूं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं सेनापति, बिल्कुल भी नहीं। महाराज, आप समझिए, ये समय भावुक होने का नहीं है। और फिर हम कब कह रहे हैं कि वो अपने परिवार को लेकर जाए? परिवार तो यही रहेगा हमारे पास सुरक्षित, परंतु ये हमारे पास रहकर भी मरने का उतना ही खतरा उठाएंगे। बल्कि ये यदि वहां रहते हैं तो ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बात होगी कि कुरीति इन्हें अपने साथ युद्ध में लेकर आए। लेकिन ये वहां रहते हैं तो हमें सभी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। क्षमा करें महाराज, परंतु सेनापति जी की बात सही है। हम भी उनकी बात से सहमत है, और फिर हमारा महेंद्रराव उस दुष्ट के चंगुल से आजाद हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम ये आहुति देने के लिए तैयार है। क्यों भाइयों, आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार है, तैयार है। सभी एक साथ जोर से चीखते हैं, महेंद्रराव की स्वतंत्रता के लिए। विश्वजीत उनका महेंद्रराव के लिए ये प्रेम देखते ही दंग रह जाते हैं। ठीक है सेनापति जी और सैनिक, यदि आप लोग तैयार हैं तो ऐसा ही सही। हम भी आपकी इस उम्मीद पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके महेंद्रराव को उस कुरीति से स्वतंत्र करा के रहेंगे। महाराज विश्वजीत की जय हो, महाराज विश्वजीत की जय हो, महाराज विश्वजीत की जय हो। अचानक से सभी जोर जोर से राजा विश्वजीत के जय घोष करने लगते हैं। ठीक है महाराज, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी इस योजना को पूरा कर सके और विजयी हो, और यदि जिंदा रहे तो आपसे दोबारा भेंट हो सके। नहीं सैनिक, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। हमें तुम पर और तुम्हारे साथ सभी पर पूरा यकीन है। और हाँ महाराज, आज कुरीति आपसे युद्ध करने स्वयं नहीं आएगा, बल्कि उसका भाई अनीति आएगा,
और जैसा कि सभी सैनिकों को कहा गया है कि उसके अनुसार आज वो सभी मंडल व्यू की रचना करने वाले हैं, जिसके लिए इसने अपने सभी 120 सेना नायकों को राज्यसभा में बुलवाया था। ये सूचना देते हुए वो सैनिक राजा विश्वजीत से आज्ञा लेते हुए वापस चले जाते हैं। उसकी बात सुनने के बाद सेनापति भल्लाल के चेहरे पर पहले गंभीरता आती है और फिर हल्की सी मुस्कुराहट। विश्वजीत सेनापति की इस मुस्कुराहट का कारण समझ जाते हैं। ठीक है सेनापति, तो हमें अनीति की इस मंडल व्यू रचना को तोड़ निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ महिंद्राओं में अनीति मंडल व्यू की रचना के उद्देश्य के साथ अपनी पूरी सेना लेकर चल देता है, जिसमें उसके सभी 120 सेना नायक 10-10 हजार के समूह के साथ 120 गोलों में विभक्त थे और लगभग 6 से 7 लाख सैनिक और घुड़सवार अनीति को चारों ओर से घेर कर चलने को तैयार थे। ये व्यू रचना ठीक वैसे ही काम करने वाली थी जैसे सौर मंडल में सभी ग्रह विशाल सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वास्तव में यह व्यू रचना देखने में बेहद मजबूत और विध्वंसकारी दिख रही थी, जिसके ठीक केंद्र में अनीति अपनी दैवीय शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था और उसका उद्देश्य भी यही था। पूरी सेना अभी महिंद्राओं राज्य से बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक से बेहद तेज गति के साथ रथ उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही पूरी सेना वही के वही थम जाती है। ये देख अनीति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने उनका रास्ता रोका है। क्या बात है सारथी, तुम सब यूं रुक क्यों गए? आखिर बात क्या है? क्षमा करें महाराज, आगे किसी ने हमारा रास्ता रोक लिया है। रास्ता रोक लिया है? लेकिन इतना किसमें सामर्थ्य है कि कोई हमारी इतनी विशाल सेना का रास्ता रोके? रथ आगे लेकर चलो, हम भी तो देखें कि कौन है वो मूर्ख। अनीति ऐसा कहते हुए अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने को कहता है। आगे पहुंचते ही अनीति ये देख के चौंक जाता है, वहां कोई और नहीं, कुरीति ने ही उनका रास्ता रुका हुआ था। मेरे भाई, तुम्हें देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। क्या तुम हमारे साथ युद्ध में भाग लेने के लिए चलने वाले हो? बेकार की बातें मत कर अनीति, मुझे ये बता कि मेरी आज्ञा के बिना तूने कैसे यह निर्णय ले लिया कि युद्ध तू लड़ने जाएगा? कुरीति मेरे भाई, ये बताओ कि मैं तुम्हारी आज्ञा के लिए प्रतीक्षा कब तक करूं? क्या तब तक जब तक शत्रु हमारे राज्य में ना घुस जाए? यदि ऐसा हुआ कुरीति, तो ये राज्य हमारे हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी और हम बैठकर देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बातों को पलटो मत अनीति, ये मत भूलो कि यहाँ का राजा अभी भी मैं हूं। ये सेना मेरे हुक्म की गुलाम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शत्रु से पहले तुझे इस राज्य का लालच हो रहा है और तू इस पर अधिकार जमाना चाहता है। पागल मत बन कुरीति, जाने दे मुझे। शत्रु सीमा पर खड़ा है और तू उस स्त्री के कारण मुझे रोक रहा है। मुझे ये अच्छे से पता है। तुझे डर है कि कहीं मैं उसे जान से न मार दूं। अनीति, वो तो तू तब मारेगा ना जब हम तुझे यहां से जाने देंगे। हट जा कुरीति, हमारे रास्ते से पागल मत बन। नहीं अनीति, आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो तू नहीं या मैं नहीं। इतना कहते ही कुरीति अपनी तीर कमान निकालकर अनीति के ऊपर वार करता है, जिसे अनीति अपने हाथ के इशारे से एक पत्थर से रोक लेता है। ये देख कुरीति को और गुस्सा आता है और वो एक बार फिर एक साथ 3 बाणों से अनीति पर हमला करता है। अनीति इस बार भी उन्हें रोक लेता है। कुरीति रुक जाओ कुरीति, तुम मूर्खता कर रहे हो। लेकिन कुरीति उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और लगातार उस पर वार पे वार किए जा रहा था और उनकी सारी सेना ये देखकर दंग थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त उनके बीच में आए। कुरीति के लगातार होने वाले वारों को देख अब अनीति से भी रहा नहीं जाता और वो भी कुरीति पर वार करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते अब उनके बीच यह युद्ध घमासान हो चुका था। अनीति अपनी भूशक्ति से कुरीति पे वार करता जा रहा था तो कुरीति उसे अपनी शक्तिशाली कवच से रोक लेता है और पलटकर अनीति पर एक साथ तीरों और भालों से
वार कर दे रहा था। एक तरफ जहां अनीति के पास दैवीय शक्ति थी, तो वही दूसरी तरफ कुरीति के पास सुरक्षा कवच और बिजली सी तेजी। देखते ही देखते दोनों करीब आ जाते हैं और अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे पर करने ही वाले थे कि तभी एक आवाज उनके बीच गूंजती है, रुक जाओ। ये आवाज सुनने के बाद दोनों की नजर उस आवाज की दिशा में जाती है और वो देखते ही रुक जाते हैं। क्या होगा कहानी में अब आगे, चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। सैनिकों से राजा विश्वजीत को पता चलता है कि अनीति स्वयं सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ने वाला है और वो इस बार मंडल व्यूह की रचना कर रहा है ताकि वो एक ही बार में उन्हें हराते हुए सीधा गोदावरी पर कब्जा जमा ले। लेकिन वही दूसरी तरफ अनीति के राज्य से निकलते ही कुरीति उसको रास्ते में ही रोक लेता है और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। जब दोनों एक दूसरे की जान लेने ही वाले थे कि तभी एक आवाज दोनों को रोक लेती है। दोनों की नजर उस आवाज की तरफ जाती है और ये देख दोनों हैरान थे। गुरु भ्रष्टाचार्य? अपने गुरु भ्रष्टाचार्य को देख दोनों के हाथ वही थम जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों को क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बनाया था और ये शक्तियां दी थी? क्षमा करे गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। क्षमा याचना बाद में मांगना कुरीति। आज यदि अनीति ने हमें सूचना देकर नहीं बुलवाया होता तो मेरी शक्तियों का इस्तेमाल तुम दोनों एक दूसरे को खत्म करने में ही लगा देते। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे ऊपर स्वाहा करी थी? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। परंतु गुरुजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपको सूचना देकर बुलाया ही था। तू भी चुप रह अनीति। क्या मैं तेरी कूटनीति नहीं जानता? यदि तुझे मेरी बात का इतना ही सम्मान था तो क्या तू मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? चल दिया पूरी की पूरी सेना लेकर। क्षमा करे गुरुजी, परंतु अब परंतु वरंतु छोड़ और अभी के अभी तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। हम भी देखें कि क्या समस्या है। और गुरुवर, ये सेना ये अभी यही रहेगी जब तक हम फैसला नहीं कर देते। अब चलो यहां से। ऐसा कहते हुए उनके गुरु दोनों को लेकर वहां से राजमहल में चले जाते हैं और सेना वही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ विश्वजीत इस चिंता में लगे थे कि सूचना के अनुसार वो इतनी कम सेना के साथ अनीति का मुकाबला कैसे करेंगे और मंडल व्यूह को तोड़ने के लिए वो कौन से व्यूह की रचना कर सकते हैं। तभी वहां महारानी रूपरेखा आती है। क्या हुआ महाराज, आप इतने गंभीर? सब कुछ ठीक तो है? नहीं महारानी जी, कुछ ठीक नहीं है। अभी अभी सूचना मिली है कि कुरीति का भाई अनीति हम पर पूरी सेना के साथ हमला करेगा और वो इसके लिए मंडल व्यूह की रचना करेगा ताकि वो खुद को अधिक से अधिक सुरक्षित रखते हुए अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। और इसके परस्पर हम किस प्रकार उसका सामना करेंगे ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। सेनापति भल्लाल, इन सैनिकों के अनुसार कुरीति का भाई अनीति इस बार युद्ध में स्वयं आने वाला है और वो ही इस युद्ध को निर्देशित करेगा। इसलिए हमारे विचार में हमें एक अच्छे व्यूह की रचना करनी चाहिए और इनकी सूचना के अनुसार अनीति मंडल व्यूह की रचना कर रहा है जिसमें हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल होगा और वो हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर वार करेगा। हमें अब छिपकर नहीं, मैदान में पहुंचकर महाराज, यदि आप हमारी माने तो मंडल व्यूह एक सुरक्षात्मक व्यूह है जिसका उद्देश्य हमला करने वाले केंद्र बिंदु को सुरक्षा देना है। यदि हम इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए किसी व्यूह की रचना करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये अच्छा विचार है महाराज। हम भी महारानी जी की बात से पूरी तरह से सहमत है।
हाँ सेनापति जी, महारानी जी का सुझाव तो अच्छा है, और यदि ऐसा ही हमें करना है तो हमारी व्यू रचना के ज्ञान की समझ से हमें मंडल व्यू के खिलाफ गरुड़ व्यू से लड़ने की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी समझ से यही एकमात्र व्यू है जो बेहद तेजी के साथ किसी भी सुरक्षात्मक व्यू को एक झटके में तोड़ सकता है। और यदि हम किसी तरह भी उसके करीब पहुंच सके तो हम उसे सीधा टक्कर ले पाएंगे। परंतु हमारे सामने एक छोटी सी समस्या रहेगी कि गरुड़ व्यू के साथ हमला करने के लिए हमें रथ पर सवार होकर ही युद्ध लड़ना पड़ेगा, ताकि हम उसकी मजबूत रीढ़ बन सके। और इसके लिए हमें एक कुशल सारथी की जरूरत पड़ेगी, जो कि न केवल रथ चलाने में कुशल हो अपितु शस्त्र भी चलाना जानता हो, ताकि जब हम अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो तो वो हमें शस्त्रों से रक्षा कर सके। तभी महारानी रूपरेखा आगे आते हुए कहती है, उसकी चिंता ना करें महाराज, हमारे पास बेहद मजबूत रथ भी है, और रही बात सारथी की तो आपके लिए आपके रथ का नियंत्रण तो हम खुद ही संभालेंगे। महारानी रूपरेखा के ऐसा कहते ही राजा विश्वजीत चौंक कर उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या आप और हमारी सारथी? लेकिन इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की कौन सी बात है? आश्चर्य की तो बात है महारानी जी, आप एक महारानी है, और फिर क्या आपको रथ चलाना आता है? जी हाँ महाराज, हम रथ चलाना ही नहीं दौड़ाना भी जानते हैं, और हमारे राज्य में हमसे अच्छा रथ कोई नहीं दौड़ा सकता। बल्कि हमारे राज्य में तो हमने बहुत प्रतियोगिताएं भी जीती थी, जिसमें हम अक्सर प्रतिभागी बनते थे, और इतना ही नहीं हमेशा जीतते भी थे। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम न केवल एक अच्छे सारथी साबित होंगे, बल्कि एक योद्धा के रूप में आसपास के सैनिकों से आपकी रक्षा भी करेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक शत्रुओं को मार गिराने में अपना ध्यान लगा सके और साथ ही अनीति से सीधा टक्कर ले सके। ओह, तो फिर ये समस्या का हल तो हो गया। अब बाकी रही व्यू रचना, तो सेनापति भल्लाल जैसा कि आप पूरी सेना का नेतृत्व करेंगे, अभी भी आप सबसे आगे ही रहेंगे। इसके बाद विश्वजीत पूरे व्यू की रचना करते हुए सभी को उनकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, सेनापति भल्लाल, आप गरुण की आंख का हिस्सा संभालेंगे, और गरुण के पैरों के स्थान पर गज सेना रहेगी, जो कि शत्रुओं के व्यू की प्रथम दीवार को तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बना सके। इसके बाद हमारे महामानव की महासेना के सैनिक रहेंगे। ये सभी गज सेना को सुरक्षा देते हुए पैदल सैनिकों और उसके साथ घुड़सवारों को गज से दूर रखने में सहायता करेंगे और आगे के लिए रास्ता बनाते रहेंगे। उनके पीछे पैदल सैनिक रहेंगे, जो कि व्यू के किसी भी स्थान पर दबाव ज्यादा पड़ने पर बाहर निकलकर उस दबाव को हल्का करेंगे। और इन सब के बाद सबसे पीछे अश्व सेना रहेगी, जो कि अपनी बारी आने का इंतजार करेगी और साथ ही हमारे रथ को घेरे रहेगी। इसके बाद जैसे ही हम अनीति के करीब पहुंचेंगे, अश्वसेना हमें अनीति के साथ युद्ध करने के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी, और वही हम अपनी जल शक्ति और अग्नि शक्ति के बल पर शत्रुओं को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारा मुख्य उद्देश्य अनीति के अधिक से अधिक पास पहुंचकर उसे मार गिराने का होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो अगली बार कुरीति को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ेगा। यदि किसी को अभी भी कोई शक या परेशानी है तो वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध के समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा। महाराज, एक बात और। हाँ सेनापति भल्लाल, बोलो। महाराज, फिर इसका मतलब हमें अब जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा और हम इसके लिए सिर्फ गोदावरी राज्य की गजसेना का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ सेनापति, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिर हमें मंत्री जी को मना करना पड़ेगा। जी हाँ सेनापति, आप फिलहाल ये सूचना मंत्री जी को पहुंचा दीजिए। ठीक है महाराज, मैं वैसा ही करता हूं। इधर सेनापति भल्लाल ने राजा विश्वजीत की बताई योजना पर अपना कार्य शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कुरीति और अनीति के गुरु भ्रष्टाचार्य दोनों को लेकर महल में पहुंचते हैं और गुस्से में जाकर एक आसन पर बैठ जाते हैं।
अनीति, तुम बताओ क्या बात है जो तुम लोग इस प्रकार एक दूसरे को जान से मारने पे तुल गए थे। गुरु के इतना पूछते ही अनीति सारी बात उनके आगे रख देता है, जिसे सुनने के बाद गुरु भ्रष्टाचार्य कुछ देर शांत रहते हैं और गंभीर हो जाते हैं। तभी कुरीति आगे कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भ्रष्टाचार्य अपना हाथ उसके सामने करते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। कुरीति, इस स्थिति में मैं अनीति के साथ हूं। तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि अब तक के इतिहास में, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, ब्रह्मकांड हो या भस्मासुर या फिर सागर मंथन, हर स्थिति में पराजय का कारण स्त्री ही बनी है। और यदि आज तुम दोनों ने भी इसी प्रकार आपस में अलग होकर इस युद्ध को लड़ा, तो याद रखना, इस पराजय का कारण उस स्त्री के साथ साथ तुम खुद होंगे। और यदि तुम्हें इस स्त्री का इतना ही मोह है, तो क्यों राज्य को पाने का ढोंग बना रखा है? जाओ और गिर जाओ उस विश्वजीत के कदमों में और मांग लो इस राज्य के बदले उस स्त्री का हाथ। हो सकता है वो तुम पर ये उपकार कर दे। अपने गुरु के इस प्रकार के वचन सुनने के बाद कुरीति को ना चाहते हुए भी उनके पांव में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ती है। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। कुरीति, याद रखो, तुम्हारे ऊपर हमारी गुरु दक्षिणा अभी बाकी है और तुम जानते हो वो क्या है। इसलिए हमने तुम्हारे लिए जो ये अपनी सभी शक्तियों का बलिदान देकर अमरता का आशीर्वाद दिया है, हम नहीं चाहते वो जाया जाए। इसलिए ये हट त्यागो और अनीति के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करो। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या कुरीति वास्तव में अपने गुरु को दिए वचन का पालन कर पाएगा? क्या होगा जब उसका सामना महारानी रूपरेखा से होगा? क्या विश्वजीत का गरुण व्यूह अनीति के मंडल व्यूह को तोड़ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत।